नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का एक ऐसा टॉपिक जिसका अध्ययन हमने कल किया था, उसके आगे का भाग राजस्थान में जनपद। बहुत ही शानदार टॉपिक है। बहुत ही अच्छी तरीके से प्रत्येक बिंदु को आपको विस्तार से समझाऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, आगे का हमारा टॉपिक है राजस्थान में प्रमुख जनपद। राजस्थान में प्रमुख जनपद। प्रिय विद्यार्थियों, हमने वैदिक काल की बात की थी, तो वैदिक काल में ही राजस्थान में भी जनपदों का उदय हुआ। जो राजस्थान का पूर्वी भाग था, वहां पर वैदिक काल में जनपदों का उदय हुआ। वैदिक काल में राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदों का उदय हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, बाद में ये जनपद महाजनपद बन गए थे, लेकिन वैदिक काल में इनको जनपद कहा जाता था। उस समय हमारा जो पूर्वी राजस्थान है, उसमें जनपदों का उल्लेख हुआ। यहाँ पर 4 जनपद हुए थे: जांगल, मत्स्य, सूरसेन और सीवी। यहाँ पर 4 जो जनपद है, उनका उदय हुआ: जांगल, मत्स्य, सूरसेन और सीवी। ये 4 जनपद जांगल, मत्स्य, सूरसेन और सीवी। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर जो भारत है, उस प्रारंभिक जो पूर्व का भारत था वैदिक काल का, उस समय यहाँ पर यूनानियों ने आक्रमण कर दिया था। किन्होंने? यूनानी। इन्होंने भारत पर कर दिया आक्रमण। तो जब भारत पर आक्रमण हुआ, तो यहाँ जो पंजाब है, इस पंजाब से कुछ जातियां जो है, मालव, सिवी, अर्जुनायन, ये जातियां, हम ज़्यादा सिवी को पढ़ेंगे अभी, तो सिवी हमारे काम आने वाली है। मालव, सिवी, अर्जुनायन, ये जनजातियां राजस्थान में आकर रहने लगी। सिवी आदि जातियां, ये जातियां राजस्थान में आकर रहने लगी। ये जो जातियां हैं, ये बहुत ही वीर थी। वीर और शौर्य और साहस के लिए प्रसिद्ध थी। तो इन्होंने, जैसे कहीं कोई शरणार्थी आता है, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग भागों में रहने लगता है, तो वैसे ही जांगल देश था प्राचीन में। यहाँ जांगल जो जनपद है, इसमें आकर ये जातियां कुछ रहने लगी। तो जांगल जो क्षेत्र है, इसको पहले कुरु जांगल, कुछ लोग इसको कुरु जांगल कहते थे, कुरु जांगला, और कुछ इसको माद्रेई जांगला कहते थे। माद्रेई जांगला। ये जो जोधपुर है, जोधपुर और बीकानेर, ये प्रदेश कहलाता था। बीकानेर और जोधपुर का प्रदेश क्या कहलाता था? जांगल। और इसकी राजधानी थी अहिच्छेत्रपुर। राजधानी थी अहिच्छत्रपुर, जिसको हम
वर्तमान में जो हमारा नागौर जिला है, नागौर, ये इसकी राजधानी थी। किसकी? जांगल प्रदेश की। बीकानेर के राजा जो थे वो अपने आप को जांगल बादशाह कहते थे, और बीकानेर का जो राज चिन्ह है उसमें भी लिखा हुआ है जे जांगलदर बादशाह। बीकानेर के राजा, बीकानेर के राजा अपने आप को जांगलदर बादशाह कहते थे, जांगलधर बादशाह कहते थे, जो कि जे जांगलधर बादशाह ऐसा राज चिन्ह में अंकित है। जे जांगलधर बादशाह ऐसा बीकानेर के राज चिन्ह में अंकित है। तो समझ में आया। जांगल प्रदेश, जोधपुर और बीकानेर का आसपास का क्षेत्र जांगल प्रदेश कहलाता था। कुछ लोग इसको कुरु जांगला कहते, कुछ इसको माद्रे जांगला कहते। इसकी राजधानी हमारा नागौर, जिसका प्राचीन नाम था अहिछत्रपुर, ये इसकी राजधानी थी। बीकानेर के आसपास का राज्य होने के कारण यहाँ के जो राजा थे ये अपने आप को जांगलधर बादशाह कहते थे, जिसका हमें सबूत मिलता है बीकानेर के राज चिन्ह में, क्योंकि वहां पर अंकित है जय जांगलधर बादशाह। हमारा दूसरा जो जनपद था वह था मत्स्य जनपद। यहाँ पर जो चंबल नदी है, चंबल की पहाड़ियां, चंबल की पहाड़ियों से लेकर जो सरस्वती नदी है, नदी यहाँ तक के भाग को हम मत्स्य प्रदेश कहते थे। वर्तमान में हमारा जयपुर, कुछ भाग अलवर व भरतपुर का भी शामिल है। इसको हम मत्स्य प्रदेश बोलते थे, जयपुर, कुछ भाग अलवर और भरतपुर का, जो कि चंबल नदी की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी तक विस्तृत था। यहाँ की मत्स्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी विराटनगर। जिसको वर्तमान में बेराट कहते हैं। विराटनगर, जिसको वर्तमान में बेराट कहते हैं। यहाँ बिंदुसार से पहले कोई जानकारी नहीं मिलती है, इसकी जानकारी बिंदुसार के बाद में मिलती है। तो बिंदुसार से पहले जानकारी का यहाँ अभाव था। अशोक के पिता बिंदुसार से पहले यहाँ की जानकारी का अभाव, यहाँ की जानकारी का अभाव मिलता है। महाभारत काल में एक सहज नामक राजा था। महाभारत में हमें पता चलता है कि महाभारत के अनुसार महाभारत के अनुसार सहज नामक राजा ने चेदी और मत्स्य दोनों पर एक साथ राज किया था। चेदी व मत्स्य
चेदी व मतस्य दोनों पर शासन किया। चेदी व मत्स्य दोनों पर शासन किया। महाभारत में लिखा हुआ है कि एक चेदी व मत्स्य दोनों पर शासन किया था सहाज नामक एक राजा ने। सहाज नामक राजा ने मत्स्य व चेदी दोनों पर एक साथ शासन किया था। बाद में जो सबसे पहले तो ये मत्स्य प्रदेश जो है, मत्स्य प्रदेश पहले तो ये चेदी का भाग था। और जैसे बिंदुसार एक मौर्य शासक था मगध का, तो पहले तो ये चेदी का भाग था और बाद में ये मत्स्य प्रदेश में मिल गया। हाँ, मत्स्य प्रदेश जिसकी राजधानी विराटनगर जो वर्तमान में बेराट है, ये चंबल की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी तक का भूभाग मत्स्य प्रदेश कहलाता था, जिसके अंतर्गत वर्तमान में जयपुर, कुछ भाग अलवर व भरतपुर का भी आता है। बिंदुसार से पहले यहाँ की कोई जानकारी हमें नहीं मिलती, इसलिए यहाँ की जानकारी का, बिंदुसार से पहले की जानकारी का अभाव है। महाभारत में एक शासक का नाम बताया गया था सहाज, और इस सहाज ने पहले तो चेदी पर और फिर मत्स्य दोनों पर शासन किया था। मत्स्य जो क्षेत्र है ये पहले तो चेदी का भाग था और बाद में ये मगध का भाग बन गया। बाद में जो मत्स्य है वह मगध का भाग हो गया, मगध का भाग। और इसीलिए हमें बिंदुसार से इसकी जानकारी मिलती है, क्योंकि बिंदुसार एक मौर्य शासक था। आगे हम अध्ययन करेंगे सूरसेन। सूरसेन वर्तमान में 12 को कहते हैं, और ये जो ब्रज का क्षेत्र है, यूपी वाला ब्रज का क्षेत्र, ये सूरसेन कहलाता था। वर्तमान में जो हमारे ABCD वाला भाग है, करौली, धौलपुर, भरतपुर और अलवर का पूर्वी भाग, ये सूरसेन कहलाता था। ये जो जिले हैं ये पहले क्या कहलाते थे? सूरसेन। वर्तमान में ये वज्र का भी कुछ भाग है जो यूपी में आता है। यहाँ की राजधानी थी मथुरा। राजधानी यहाँ की थी मथुरा। जो यूनानी यूनानी लेखक थे, यूनानी लेखक, इन यूनानी लेखकों ने मथुरा को तो कहा मेथोरा। यूनानियों ने मथुरा को तो कहा मेथुरा, और सूरसेन जो है इसको कहा सूरसेनोई। क्या कहा?
सूर सेनोई। मथुरा को तो कहा मेथोरा और सूरसेन को कहा सूर सेनोई। महाभारत काल में लिखा हुआ है कि यहाँ पर महाभारत के अनुसार यहाँ यदुवंशियों का राज्य था। यदुवंशियों का राज्य था। अब यदुवंशी श्री कृष्ण भी यदुवंशी थे, तो कृष्ण का संबंध भी यहीं से है। कृष्ण का संबंध किससे है? सूरसेन से। देखिए, सूरसेन वर्तमान में ब्रज का क्षेत्र, करौली, धौलपुर, भरतपुर और अलवर का पूर्वी भाग इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसकी राजधानी मथुरा थी, जिसको यूनानी जो लेखक है वो मेथोरा कहते थे, और इस राज्य को, सूरसेन राज्य को, सूरसेनोई कहते थे। महाभारत से पता चलता है कि यदुवंश यहाँ राज्य करता था। अब यदुवंश राज्य करता था तो भगवान कृष्ण का जो संबंध है वसुदेव कृष्ण का, वो भी किससे है? सूरसेन से है। आगे हम बात करते हैं शिवी। चौथा हमारा जनपद है शिवी। शिवी जनपद जो है, यहाँ शिवी जो है जाति आकर रहने लगी, इसलिए इसको शिवी कहा गया। कि ये वर्तमान में जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का एक गांव है सोरकोट। सोरकोट, इस सोरकोट को शिवी कहा जाता था। इसकी राजधानी शिवपुर थी। राजधानी थी इसकी शिवपुर। शिवपुर राजधानी थी। सुसीन नामक एक राजा था। सुसीन नाम के राजा ने यहां पर 10 राजाओं को एक साथ हराया था। 10 राजाओं को हराया एक साथ में। ये जो शिवी जनजाति है, ये शिवी जाति आकर रहने लगी मेवाड़ में। शिवी जाति आई कहां से थी? पंजाब से, जो आकर रहने लगी मेवाड़। और मेवाड़ रहने के बाद यहां से इन्होंने अपनी राजधानी जो शिवपुर थी, इस शिवपुर राजधानी को बना लिया था नगरी, जो वर्तमान में चित्तौड़ में पड़ती है नगरी। अब पता कैसे चलता है कि क्या ये मेवाड़ नगरी ये राजधानी बनाई थी? क्या मेवाड़ में ये जनजाति आई? क्योंकि यहाँ से इनके सिक्के मिलते हैं। इन सिक्कों से इनकी जानकारी मिलती है। इन सिक्के मिलते हैं। और मंदसौर में, कहां पर? मंदसौर में 5 गुहा लेख मिले थे। 5 गुहा लेख। इन 5 गुहा लेखों में इनकी का वर्णन मिलता है। इन गुहा लेखों से हमें पता चलता है कि जो शिवी जनपद है, इसका प्रसार पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक था। इनका प्रसार था पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक। शिवी जाति थी, बाद में शिवी जनपद बन गया, यहाँ आकर रहने लगी। तो ये शिवी जो जनपद है, ये वर्तमान पाकिस्तान के सोरकोट में था, जिसकी राजधानी शिवपुर थी। सुसीन नामक राजा ने 10 राजाओं को एक साथ हराया, और ये शिवी जाति जो है, इन राजाओं को हराने के बाद मेवाड़ आकर रहने लगी और अपनी राजधानी इन्होंने नगरी को बना लिया। यहाँ पर इनके सिक्के प्राप्त हुए, जिनसे इनकी
जानकारी मिलती है। विस्तृत जानकारी मंदसौर के 5 गुहा लेखों से मिलती है। इस गुहा लेखों से ये जानकारी भी मिलती है कि पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक इन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तरित किया था। अब इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं कि यहाँ का प्रशासन कैसा था, शासन व्यवस्थाएं किस प्रकार से संचालित होती थी। तो यहाँ पर गणतंत्र जरूर था, यहाँ पर गणतंत्र जरूर था, लेकिन गणतंत्र होने के बाद भी जो सत्ता है ये सत्ता कुलीन परिवारों के हाथ में थी। कुलीन परिवारों के हाथ में थी सत्ता, कुलीन परिवारों के हाथ में थी, जबकि गणतंत्र यहाँ पर लागू था। फिर भी सत्ता केवल कुलीन परिवारों में ही अधीन थी। तो ये कुलीन परिवार जो है ये सभा में भाग लेते थे, सभा में भाग ले सकते थे और वहां पर कुछ भी वक्तव्य अपना प्रस्तुत कर सकते थे। जो सभा थी, इन सभाओं को संथागार का कहा जाता था। सभाओं को कहा जाता था संथागार, और संथागार में ये जो कुलीन परिवार थे ये अपने विचार रखते थे। तो इन विचारों को, रखे गए विचारों को अनुरोध कहा जाता था। इन विचारों को जैसे हम अनुरोध कहते हैं ना, तो इस समय ये सभा संथागार में रखे गए जो विचार है ये अनुरोध कहलाते थे। ये संथागार जो है ये जनपद की सबसे बड़ी संस्था होती थी। जनपद की सबसे बड़ी संस्था। अगर इस संथागार में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता तो उस विवादों के लिए, जो विवाद होते तो उन विवादों के लिए ये लोग मतदान करवाते थे। विवादों में फिर मतदान किया जाता था और उस मतदान में बहुरंगी सलाखाओं का प्रयोग किया जाता था। बहुरंगी सलाखाओं का प्रयोग। सलाखाएं काम में ली जाती थी। और आपसी फूट के कारण, आपसी फूट के कारण इन जनपदों का पतन हो गया। गणतंत्र जरूर लागू था, लेकिन सत्ता कुछ कुलीन परिवारों के ही हाथ में रहती थी। यहाँ ये कुलीन परिवार सभा में भाग ले सकते थे। इन सभा को संथागार कहते थे और ये कुलीन परिवार इस सभा में, संथागार में अपने विचारों को प्रकट कर सकते थे। इन विचारों को अनुरोध कहा जाता था। ये जो संथागार है ये इस जनपद की सबसे बड़ी संस्था हुआ करती थी। अगर कोई विवाद हो जाता तो उन विवादों के लिए मतदान करते और उन मतदान में बहुरंगी सलाखाएं काम में लेते थे। बाद में आपस में इन लोगों में फूट पड़ गई। इस फूट के कारण ही इन जनपदों का पतन हो गया। हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए हो तो YouTube में सारे ऑप्शन दे रखे हैं, शेयर, कमेंट,
सब्सक्राइब। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। नमस्कार।